अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। हमने पहले भी पढ़ा था। टेंजेंट हमें पता है कि जो एक पॉइंट पे टच करे किसी भी कर्व को उसको हम टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट का जब हम परपेंडिकुलर लेते हैं टेंजेंट पे कोई भी लाइन तो उसे हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो इसका नॉर्मल है। ठीक है। We have already seen in the geometrical interpretation of a derivative of the curve। कोई भी कर्व लेते हैं y is equal to f of x या उसको जो है वो implicit फॉर्म में लेते हैं। that dy over dx represent the slope of the tangent line। हमें पता है हम उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो उसकी लाइन की स्लोप को जाहिर करता है। in order to find an equation of the tangent to give a conic give to a given conic at some point on the conic, we shall first find the slope of the tangent at the given point। उन्होंने कहा है, सिर्फ इन्होंने प्रोसेस बताया है, इसमें से कोई डेफिनेशन नहीं करनी, कोई भी चीज नहीं करनी। उन्होंने कहा है कोई भी हमारे पास कॉनिक की इक्वेशन गिवन है, हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, हम कहते हैं उसमें कोई भी पॉइंट पुट करके हम बता देते हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट इसका ये है। ठीक है। Since the normal to a curve at a point on the curve is perpendicular to the tangent through the point of tangency, its equation can be easily written। उसकी इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं इजीली, उसका भी मसला नहीं है। ये देखे इन्होंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, एट अ पॉइंट लिया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है। हमने वो जो है कौन सी फॉर्म इधर लगाई है, इन्होंने लिखा है ये देखे पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है हमने लगाई है। उधर से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली और उसके बाद जो है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, हमने नॉर्मल की स्लोप फाइंड की, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इसी तरह हमने जो है वो नॉर्मल फॉर्म जो है वो लगा के हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। सिंपल, इधर से जो है हमने कुछ भी नहीं करना, बस प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए। रिमार्क्स में उन्होंने लिखा है एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ एन इकोनिक कैन बी रिटन बाय मेकिंग रिप्लेसमेंट्स इन द इक्वेशन। ये तरीका पीछे हमने इक्वेशंस पढ़ी थी ना, मैंने उधर आपको बताया था सिंपल एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन लिख दिया, फर्क कोई नहीं डाला, लेकिन हमने दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन, और एक्स जो है एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस एक्स वन इंटू वन ओवर टू। आप इसको एक्स ही लें, एक्स वन को जो लिखा है देखे तो टू एक्स ओवर टू आ गया, टू टू से कट के एक्स ही बचता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट ये जो है याद रखने के लिए उन्होंने बताया कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनाते हैं। ये थ्योरम देखिए उन्होंने क्या लिखा है, टू शो दैट अ स्ट्रेट लाइन कट अ कॉनिक इन जनरल इन टू पॉइंट्स एंड टू फाइंड द कंडीशन द लाइन में बी टेंजेंट टू द कॉनिक। उन्होंने सिर्फ ये क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी भी कॉनिक को टू पॉइंट्स पे टच करती है। ठीक है, ये चीज आपने इधर से याद रखनी है, कोई भी स्ट्रेट लाइन कॉनिक को टू पॉइंट पे टच कर दी। जिस तरह जो है हमने सर्कल का पढ़ा था, जब सर्कल हमने ड्रा किया था कि लाइन बाहर है, एट हमने पढ़ा था ना कि कोई भी लाइन जो है वो सर्कल को ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट्स पे टच कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा दो, हमने पहले जीरो की कंडीशन देखी थी, जब सर्कल और लाइन जो है वो अलग अलग होंगे तब किसी पॉइंट पे टच नहीं करती। फिर वन की कंडीशन कि अगर टेंजेंट है तो वन पॉइंट पे टच करती है, और अगर उसको क्रॉस कर रही है तो सर्कल को वो टू पॉइंट्स पे टच करेगी। तो यही बात इन्होंने की है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी भी कॉनिक को टू पॉइंट्स पे टच करती है। ठीक है। इधर से जो है अब ये एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 6। The product of the distances from the foci to any tangent of the hyperbola is constant। फोकी से जो है वो डिस्टेंस लिया किसी भी टेंजेंट का, और उनका लिया हमने प्रोडक्ट, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनिक्स का जो है वो अब इन्होंने क्या किया, जैसे ये हाइपरबोला ली और पैराबोला, अब इनका जो है वो इंटरसेक्शन का बताएंगे। इन्होंने लिखा क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। टू फाइंड द पॉइंट्स कॉमन टू बोथ वन एंड टू। इंटरसेक्शन ये है कि हमने ये चीज फाइंड करनी है, दो चीजें हैं हमारे पास, दो ग्राफ्स हैं, दो कर्व्स गिवन है, वो किस किस पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं।
वी नीड टू सोल्व वन एंड टू साइमल्टेनियसली। सबसे पहले हम क्या है उसको साइमल्टेनियसली सोल्व करके उसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे, कहाँ कहाँ ये जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट इज नोन फ्रॉम अलजबरा, ये हम अलजबरा से करेंगे। डेट द साइमल्टेनियस सोल्यूशन सेट ऑफ टू इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री कंसिस्ट ऑफ 4 पॉइंट्स। यही है ना कि इसके 4 पॉइंट्स में जो है वो सोल्यूशन आएगा, सेकंड डिग्री इक्वेशन है। दस टू कोनिक्स विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स। तो यहाँ से हमें इजीली ये पता चल गया कि दो कोनिक्स जो हैं वो सेकंड डिग्री के हैं, इसके दो पॉइंट्स उसके, तो वो कितने पॉइंट्स पे टच इंटरसेक्ट करेंगी, 4 पॉइंट्स पे। दीज पॉइंट्स में बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो रियल भी हो सकते हैं, टू रियल एंड टू इमेजिनरी और ऑल इमेजिनरी। सारे केसेस हो सकते हैं ना कि रियल डिस्टिंक्ट हो, दो रियल हो, दो इमेजिनरी हो, या फिर सारे भी इमेजिनरी हो सकते हैं। टू और मोर पॉइंट्स में आल्सो कंसाइड, दो पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं ना। टू कोनिक्स आर सेट टू टच ईच अदर, दो कोनिक्स जो हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इफ दे इंटरसेक्ट इन टू और मोर कंसिडेंट पॉइंट्स, अगर वो दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे जो है वो कंसाइड करे तो हम कहते हैं कि ये जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इन्होंने फाइंड किए हैं, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है, आई थिंक इसी बुक में पढ़ी है। ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, और रोटेशन में जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। ठीक है, अब ये जो है उधर ट्रांसलेशन की डेफिनेशन नहीं थी जहां हमने पहले पढ़ी है, लेकिन हमने पढ़ा था। In order to facilitate the investigation of properties of a curve within a given equation, it is sometimes necessary to shift the origin to some other point। origin को हम क्या करते हैं, some other point पे shift कर देते हैं, और हमारे पास उधर से जो है वो न्यू एक्सिस जनरेट होते हैं, जिसे हमने न्यू रीजन को ओ डैश का नाम दिया। उधर से फिर जो एक्स एक्सिस बना उसे ओ डैश एक्स, और वाई एक्सिस जो बना उसे ओ डैश वाई। रिमेन्स पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, ये जो न्यू एक्सिस हैं वो ओल्ड एक्सिस के जो हैं वो पैरेलल रहेंगे। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ट्रांसलेशन है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है। ये देखें, ये ओरिजिन है, हमने क्या किया, इधर से ओ को उठाया, हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, इधर ये ओ डैश पे शिफ्ट कर दिया। तो ओ डैश पे शिफ्ट किया तो ये देखें, ये जो है ये ओल्ड एक्स एक्सिस है, ये स्मॉल है। ये जो है न्यू एक्स एक्सिस है, लेकिन दोनों पैरेलल हैं। इधर से ये ओल्ड वाई एक्सिस है और ये न्यू वाई एक्सिस है, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है। इसको फाइंड करने का सिंपल इक्वेशंस जो हैं वो ये हैं, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। ये जो है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसलेशन हुई हो तो हम इन इक्वेशन को यूज करके हम अपने न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम न्यू से ओल्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है ना, दोनों तरह कन्वर्जन हो सकती है। इधर से क्या किया कि हमें जो है वो न्यू गिवन हो और उसका सेंटर गिवन हो तो हम ओल्ड फाइंड कर सकते हैं, और इधर से उन्होंने किया कि अगर ओल्ड गिवन है और सेंटर गिवन है तो हम न्यू फाइंड कर सकते हैं एक्सिस उसके। ठीक है, ये जो है ये रोटेशन ऑफ एक्सिस है। ये वही चीज जो हमने पहले पढ़ी थी। हमने कहा था कि उसके जो है वो एंगल चेंज हो रहा हो। ये देखें, पहले एंगल जो था वो 90 डिग्री का था, कोऑर्डिनेट एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको रोटेट कर दिया, हमने उसको घुमा दिया, एक एंगल के थ्रू हमने उसको रोटेट कर दिया। अब न्यू एक्सिस जब हमने रोटेट किया, एंगल थीटा हमने रोटेट किया इसका, ठीक है, तो न्यू एक्सिस हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये जो कैपिटल लिखा है इन्होंने, और ये वाई एक्सिस बन गया। अब इसकी इक्वेशंस जो हैं वो हम देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में रोटेशन हुई हो। तो ये जो है ये न्यू इक्वेशंस है हमारे पास, ये वाली। एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कोस थीटा। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है किसकी, फॉर आ रोटेशन। पीछे हमने पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशन। ये इक्वेशंस आपने इधर से पिक करनी है और इनको याद रखना है।
यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास है द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है अब जो है हम उसे स्टडी करेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक्स नेमली सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला have already been studied in the previous section. Now we shall take up the general equation of second degree. जनरल इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस gx प्लस fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री। The nature of the curve represented by 1 can be determined by examining the coefficients a, b in the above equation. The following cases arise. अगर a, b बराबर हैं लेकिन कोई भी 0 नहीं है तब उधर से हमारे पास क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। ठीक है। ये जो सेकंड डिग्री के इक्वेशन के केसेस है ना, ये आपने अच्छे से याद करने हैं। इनमें से एमसीक्यू मैंने पढ़े हैं पहले भी। ठीक है। अगर ए बी जो है एक्स वाई का, हमने सर्कल की कंडीशन यही पढ़ी थी ना आप लोगों को, अगर याद हो कि उसके जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होगा और उसमें जो है वो एक्स वाई की प्रोडक्ट वाली टर्म इंक्लूड ना हो उस इक्वेशन में, तब हम कहते हैं वो हमारे पास जो है ये सर्कल की इक्वेशन है। तो वही बात, एक्स वाई के जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट है वो बराबर हैं, प्रोडक्ट वाली टर्म तो पहले ही नहीं है, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो है, लेकिन अगर ए बी बराबर ना हो बट आर ऑफ द सेम साइन, लेकिन ए बी का साइन सेम है, दोनों या तो पॉजिटिव में है दोनों या तो नेगेटिव में है, लेकिन वो दोनों बराबर नहीं है, तब ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। ये हमारे पास इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद जो है इन्होंने लिखा है ए बी बराबर नहीं है लेकिन जो है ऑपोजिट साइन है। ठीक है। मतलब एक का साइन नेगेटिव है दूसरे का पॉजिटिव, एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव। ठीक है। तो अगर इस तरह है तो अब हमारे पास ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो है फोर्थ केस कि अगर ए जो है वो 0 है या बी 0 है, लेकिन ये इस और पे कंसंट्रेट करें, और या तो ए 0 है या बी 0 है बट कैन नॉट बी 0 सिंस इन द एट द सेम टाइम। एट अ टाइम दोनों 0 नहीं होंगे, या ए 0 होगा या बी 0 होगा। अगर ऐसा है कि या ए 0 है या बी 0 है, मतलब इधर इन्होंने लिखा है ए 0 है नहीं है और बी 0 है, तब हमारे पास पैराबोला बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बी 0 ना हो ए 0 हो, तब भी पैराबोला बनेगी। एक 0 हो सकता है एक नहीं होगा। अब ये जो ऊपर इन्होंने इतनी एक्सप्लेनेशन दी है उसकी जो है वो समरी इन्होंने की है। सर्कल की कंडीशन क्या है? ए बी सेम हो लेकिन 0 ना हो कोई भी, ए बी डिफरेंट हो, दोनों का साइन सेम हो तो हमारे पास इलिप्स, ए बी डिफरेंट हो और उनका साइन भी सेम ना हो तब हमारे पास हाइपरबोला, और अगर ए 0 है या बी 0 है तब हमारे पास पैराबोला। अब हमारे पास क्या आ गई नेक्स्ट? क्लासिफिकेशन ऑफ कोनिक्स बाय द डिस्क्रिमिनेंट, द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन इन्होंने ये ली है जिसमें इन्होंने एक्स वाई की प्रोडक्ट वाली टर्म भी इंक्लूड की है। ये देखें 2h एक्स वाई का प्रोडक्ट भी इंक्लूड है। अब इसके जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से हम कोनिक्स को स्टडी करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इसका जो है वो हमने लिया, रिप्रेजेंट अ कोनिक द क्वांटिटी एच स्क्वेयर माइनस ए बी। ये जो क्वांटिटी है हमारे पास इसको हमने नाम दिया डिस्क्रिमिनेंट का, द क्वांटिटी एच स्क्वेयर माइनस ए बी, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। अब उसके रूट्स के हिसाब से देखें, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इलिप्स या फिर सर्कल। ठीक है। अगर वो इक्वल टू 0 है तो पैराबोला, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला। सिंपल, इसके डिस्क्रिमिनेंट से जो है वो 3 केसेस बनते हैं। इक्वेशन जो इन्होंने ये अब ली है अभी इधर ये वाले 1 वाले, इसको ट्रांसफॉर्म करके जनरल जो हमने सेकंड डिग्री इक्वेशन पढ़ी है वो भी लिख सकते हैं। जस्ट उसमें क्या है, ए एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं है जो इन्होंने इक्वेशन 2 लिखी है। ठीक है ना। उधर से इन्होंने क्या किया, इफ द एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन अब थ्रू एन एंगल वेयर थीटा इज गिवन बाय, थीटा एंगल लिया उसको लिखा
इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ये जो है वो उसको रोटेशन में ले गए, ये जरूरी नहीं है। अंडर सर्टेन कंडीशंस वन मे नॉट रिप्रेजेंट एनी कॉनिक। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वो किसी भी कॉनिक की जो है हमें इक्वेशन ना दे, तो हम फिर वन को बोल सकते हैं ये हमारे पास जो है वो डिजेनरेट कॉनिक है। वन सच डिजेनरेट कोनिक इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर वो कोई भी कोनिक नहीं बना रहा तब हमारे पास क्या बनाएगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी। स्ट्रेट लाइन किस सूरत में होगी, अगर हम ए एच जी एच बी एफ और ये जो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, तब हम कहते हैं ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही, सर के ऊपर से गुजर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखते हैं क्या बचता है। ये वही चीज टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए बताया हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये बात तो हमें देखने से नजर आ जाती है जो इन्होंने रिमार्क्स में लिखी है। चलें जी, ये जो है हमारा एक मुश्किल मरहला कंप्लीट होता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।